नमस्कार। एक गर्मा गर्म बहस के बाद अब बारी है एक ऐसे न्यूज़ मेकर से बात करने की। एक ऐसा न्यूज़ मेकर जो अगर चुनाव भी लड़ता है तो खबर बनती है, वो बहुत बड़ा जायंट किलर बनता है चुनाव में तो भी खबर बनती है। एक ऐसा न्यूज़ मेकर जो चुप रहता है तो भी खबर बनती है। इस संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ। स्मृति जी, न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल में आपका स्वागत है। अमिताभ बोल रहा हूँ। नमस्कार अमिताभ जी। स्मृति, हम देखिए, मैंने बहुत सालों के बाद 15-20 सालों के बाद आपसे इंटरव्यू करने के लिए पूरी पर्ची तैयार कर रखी है, शायद जिंदगी में पहली बार। कभी मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी आपसे इंटरव्यू के लिए। अब आप केंद्रीय मंत्री हो तो कुछ सोच समझ के पूछना पड़ेगा। बड़ा सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार मुझे इस लायक समझता है कि मेरे से बात करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़े। और मुझे नहीं लगता मोदी सरकार में कोई भी मंत्री जो आपसे परिचित हो अथवा जिसको IBN 7 कवर करता उसके साथ बातचीत और संवाद करने के लिए कोई मशक्कत करनी पड़े। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का 6 साल का जो एक सिलसिला रहा है वो अपने आप में जनता के समक्ष संवाद को नई तरह से परिभाषित करता है। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे आमंत्रित किया है इस डिजिटल चौपाल पर। स्मृति, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कोरोना के संकट पे बात करते हैं। कोरोना का संकट काफ़ी बड़ा समय रहा। प्रधानमंत्री ने खुद फ्रंट से लीड किया। मैंने देखा आप फरवरी से ही लोग बोलते हैं कि सरकार जागृत नहीं हुई थी इस मामले को लेकर, लेकिन मैंने देखा है आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री फरवरी से ही इस मामले में काम कर रही थी। तो कितना मुश्किल रहा ये संकट का काल, और अब आपको लगता है कि भारत उभर कर आया है, दुनिया के एक शक्तिशाली देशों में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ चुके हैं? संवेदनशीलता की एक नई मिसाल भारत ने प्रस्तुत की और संघर्ष के समय में राष्ट्र हित के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मानवता को भी नए रूप से भारत ने परिभाषित किया। मुझे लगता है 60 से ज्यादा राष्ट्रों तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और जरूरत के सामानों को पहुंचाना भारत में आप उसको कोविड डिप्लोमेसी की दृष्टि से देखना शायद उचित नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम की हमारे समाज में हमारे राष्ट्र में एक परंपरा सी रही है। मुझे लगता है उसको ही फलीभूत करते हुए कोविड का ये काल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई भूमिका में देख रहा है। लेकिन ये भी कहना उचित होगा अमिताभ जी कि अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकारा। ये हमारे राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक वैश्विक महामारी ने एक विकराल स्वरूप लिया और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अगर पार्टनरशिप की तो देश के नागरिकों के साथ की कि अगर इस मुश्किल समय से जूझना है तो उसके लिए सरकार और हमारे समाज के बीच में समन्वय निश्चित रूप से हमें इस महामारी से जूझने में काम आएगा। तो शुरुआत हुई थी, अगर आपको आज भी याद है, मार्च के महीने में जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और बढ़ चढ़ कर सब उसमें सम्मिलित हुए थे। मुझे आज भी याद है कि मार्च के पहले सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चाओं में एक चिंता को व्यक्त किया गया था कि 130 करोड़ से ज्यादा का ये देश क्या संभव है कि नियमित एक अनुशासन का प्रदर्शन कर पाएगा? क्या संभव है कि जो हमने मेडिकल फील्ड में चीजों की कमियों को देखा यूरोप में, हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स में, हमने देखा यूके में, इटली का वो दृश्य आज भी मुझे लगता है कोई भूला नहीं पाया है, जिसमें डॉक्टर्स PPE की मारामारी कर रहे थे, बार बार ये निवेदन कर रहे थे कि उनको प्रोटेक्टिव गियर और सारा मेडिकल फैसिलिटी का सामान पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का एक धैर्यशील संवेदनशील स्वभाव और प्रदेशों के साथ का तालमेल, और मैं इसमें आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी समन्वय के साथ एकजुट होकर हमने इस महामारी का सामना किया है। लेकिन ये कहना उचित होगा कि अब भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री जी का निवेदन रहा है और फेस मास्क, फेस कवर का जो उनका निवेदन रहा है, उसको हमें तत्परता से उसका पालन करना चाहिए आज भी। स्मृति, फरवरी और मार्च में हमने देखा कि मास्क, डुप्लीकेट मास्क की बात हो रही है, मास्क धोकर दोबारा बेचने की बात हो रही थी। हमारे देश में मास्क की कमी थी, PPE किट्स था ही नहीं हमारे पास, वेंटिलेटर्स की कमी थी। क्या किया आप लोगों ने? इतने 3 महीनों में हम मास्क भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारियों की एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो, टेक्सटाइल विभाग से हो,
और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रदेशों के साथ भी समन्वय किया। हर जिले की क्या दरकार है उसको सुनिश्चित करवाया। जिले की दरकार के साथ साथ प्रदेश की सरकारों के साथ संवाद के माध्यम से डेली कहीं ना कहीं तुलनात्मक हम लोग असेसमेंट करते थे कि जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति में कितना समय बचा है अथवा कोई कोई कठिनाई तो नहीं है। आपने पीपीई का उल्लेख किया है तो ये सत्य है कि फरवरी माह में जब आप 70 साल का हमारा इतिहास देखें तो हमने एक भी पीपीई का सूट देश में कभी नहीं बनाया। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसको कम से कम 40 सप्ताह लगते हैं फलीभूत होने में, इंडस्ट्रियल और कमर्शियलाइज होने में। और फरवरी के माह में, जनवरी से ही इसके ऊपर पड़ताल हम लोगों ने शुरू की थी कि अगर विदेश से भी लाना हो तो हिंदुस्तान की दरकार कितनी है। फरवरी के माह में इस बात का सबको संज्ञान हुआ कि देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर सील होने वाले हैं और हर देश अब अपने आप पर निर्भर है, तो क्या हिंदुस्तान अपनी निर्भरता को विदेश पर कम करते हुए आत्मनिर्भर बन सकता है, चाहे वो वेंटिलेटर हो चाहे पीपीई हो। मेरा सौभाग्य रहा कि टेक्सटाइल्स मंत्रालय ने जितने भी हमारे यहाँ पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल हमारा जो एक्सपर्टीज है उसको, हमारे प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य को हम सब एकजुट एक छत के नीचे कर पाए। मार्च के पहले सप्ताह में हमारे पास एक ही लैब था टेस्टिंग के लिए। हमने डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय के साथ प्रयास करके देश में 9 लैब स्थापित किए मात्र 10 से 15 दिन की अवधि में। फिर हमने प्रदेशों में जाके एक एक रॉ मटेरियल ढूंढा, एक एक फैक्ट्री ऐसी ढूंढी। और आपको याद होगा अमिताभ जी, तब लॉकडाउन था तो एक भी लेबर का मूवमेंट अलाउड नहीं था, एक भी फैक्ट्री ऑपरेट नहीं कर रही थी। क्या मशीनरी चाहिए जो हिंदुस्तान में बनती नहीं है, उसको हमने विदेश से सुनिश्चित करवाया। और मार्च के अंत तक जहां पर एक भी कंपनी नहीं होती थी, उसको अगर आज से आप कंपेयर करें तो आज हिंदुस्तान की 1200 कंपनियां पीपीई सूट्स न सिर्फ बना रही हैं, देश की जो दरकार है उसको हमने मात्र 2 महीने में पूरा किया। और आज हिंदुस्तान मात्र 3 महीने की अवधि में विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट, द्वितीय सबसे बड़ा पीपीई का मैन्युफैक्चरर बन गया। अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। स्मृति, एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा। वायनाड से सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि जब उन्होंने फरवरी में आवाज उठानी शुरू की थी कोरोना के लिए, तब सरकार और तमाम लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और अब हमारे कोरोना पीड़ित 26 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमें ये बात, मुझे लगता है कि सांसद के बारे में मैं अमर्यादित कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप राजनीतिक तौर पर द्वंद्व कर चुके हैं, उसे पराजित कर चुके हैं, उस पर कोई भी टिप्पणी करना मतलब मेरे संस्कारों का कहीं ना कहीं हनन होगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब उनकी उम्र देखते हुए उन्हें भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीति में वो नीति जो राष्ट्र के हित में हो, ये जो राष्ट्र के काम आए, उसका लोग ज्यादा स्वागत करते हैं, भले ही वो व्यक्ति क्यों ना ऑपोजिशन में हो। और जिस प्रकार से उनका स्वभाव रहा है, विशेषतः कोरोना में, आज ऐसा माहौल है हमारे देश में कि हमारी आपसी रंजिशें चाहे कोई भी हो राजनीतिक तौर पर, लेकिन राष्ट्र हित में, समाज हित में हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का अनुभव रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वो हमेशा स्वीकार करते हैं अथवा कंस्ट्रक्टिव इनपुट को वो हमेशा स्वीकार करते हैं। लेकिन वायनाड के सांसद ने जो भूमिका निभाई है वो उससे ऐसा व्यतीत होता है जैसे कि कोई झुंझुना हाथ से छीन लिया गया हो और अब उसको ना पाकर हाथ में व्यक्ति निजी तौर पर इतना प्रताड़ित है कि मुंह से जो शब्द अपशब्द निकलते हैं वो बोलते हैं। एक सत्य को कोई नकार नहीं सकता कि हमारी जो फेटेलिटी रेट है उसको डे 1 से हम लोगों ने कंट्रोल करने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकारों के समन्वय से हमने कहीं ना कहीं उस पर प्रयास किया। और आज हमारी रिकवरी रेट जो है वो कई विश्व के देशों से बेहतर है और उस बात का हमें संतोष करना चाहिए, ना कि वायनाड के सांसद की तरह इस बात का अफसोस करना चाहिए कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी महामारी से अच्छे ढंग से, अनुशासित ढंग से प्रदेश और देश की सरकार के बीच में समन्वय के माध्यम से इतनी बढ़िया व्यवस्था कैसे की। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस शासित राज्य है उन लोगों ने शायद ऐसा राजनीतिक बचपना नहीं दिखाया जैसे कि निवर्तमान अध्यक्ष और वायनाड के सांसद ने। तो अगर वायनाड की बात हो रही है स्मृति, तो एक छोटा सा मैं फ्लैशबैक में पूछना चाहूंगा। एक मजबूत गढ़ हुआ करता था, किला हुआ करता था कांग्रेस परिवार का, अमेठी।
आपने वहां जाकर, आप जो देश की बहू के नाम से स्मृति ईरानी विख्यात विख्यात थी, देश भर में लोग जानते थे, वो बहू वहां जाकर अमेठी की दीदी बन गई। कितना मुश्किल था इतने विरोध के बाद भी आपको वहां पूरे जनता के भी दीदी बन के उभरना और अमेठी से उन्हें वायनाड भेज देना। नहीं, मुझे लगता है कि गढ़ वो कल्पना में था। दिल्ली में जो विख्यात ल्यूटियन जोन है, शायद वहां पर ये गढ़ की इसको परिभाषा दी गई, लेकिन सही मायने में वहां के लोग काफी आक्रोशित थे। वहां के लोग अभिलाषी थे कि कुछ तो बदले ताकि उनकी जिंदगी आसान हो। किला गांधी परिवार का बनता गया, लेकिन गरीब और गरीबी की ओर धंसा गया। मुझे मेरा सौभाग्य मात्र एक ही अपनी ओर से निवेदन किया, एक ही उनको वचन दिया। मैंने कहा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2019 में मुझे कोई टिकट मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो प्रयास में मैं कहीं ना कहीं सफल होंगी, लेकिन ये निश्चित तौर पे मैं आश्वस्त करना चाह रही थी लोगों को कि 3 लाख लोगों ने मात्र 22 दिन की अवधि में मुझे अमेठी में वोट दिया। तो मैंने कहा कि मैं कम से कम उनका ऋण जो है वो निश्चित तौर से चुकाऊंगी। लेकिन आप ये भी सत्य है अमिताभ जी कि जब 19 में रिजल्ट आया अमेठी का, तत्पश्चात मैं शीघ्र ही वहां गई और मैंने लोगों से कहा कि हमने जो भी एक राजनीतिक द्वंद्व करना था, जो हमारी राजनीतिक प्रतियोगिता थी, कांग्रेस के जो समर्थक थे उनसे भी कहा कि मेरा ध्येय ये है कि सांसद के नाते मैं उनको भी समर्थन और सहायता दूं अगर वो विकास का कोई कार्य करना चाहते हैं अथवा जनता का कोई कल्याणकारी प्रोग्राम लाते हैं, उसमें भी मैं उनकी सहायक बनूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी दीदी या उनकी सांसद नहीं हूँ जिन्होंने वोट किया। मैं पूरी अमेठी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। इस एक साल में अमेठी, आगे 5 साल बाद चुनाव जब होगा तब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम इस एक साल में अमेठी में हमने एक परिवार के रूप में प्रशासन को काम करते देखा, प्रदेश और केंद्र की सरकार को काम करते देखा। स्मृति, इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अगर स्मृति, हर एक मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, हर सैटरडे संडे को अमेठी पहुंच जाती हैं। ये पूरा अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली एक बहुत बड़ा, इसे भी एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। तो अमेठी का पर जो आपका भरोसा हुआ है अमेठी की जनता का, क्या वो भरोसा पड़ोस के लोकसभा क्षेत्रों की भी जनता का शुरू हो चुका है कि नहीं हुआ है? रायबरेली हो। मैं रायबरेली के ऊपर आपका कटाक्ष भली भांति समझ रही हूँ अमिताभ जी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा ध्येय ये है कि मेरी जो संवैधानिक मर्यादा का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें अच्छा काम कर पाऊं। बाकी रायबरेली से भी आज भी जब उनकी सांसद मुखातिब उनसे नहीं होती अथवा नहीं मिल पाती, उनका भी अगर कोई काम होता है तो वो निश्चित अपनी दीदी को याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दीदी सिर्फ अमेठी तक सीमित है, रायबरेली की जनता भी भली भांति जाती है कि बस दीदी तक अगर पहुंच जाएंगे तो भले ही दीदी यहाँ की सांसद ना हो, दीदी निश्चित हमारा काम करेगी। स्मृति, एक और मुद्दा अभी चल रहा है बेंगलोर में, जो राइट्स जैसा हुआ था जो देर रात आपने देखा, उसके बाद जिस तरह से फेसबुक पर सवाल उठाना शुरू किया है आपके विरोधी कांग्रेस पार्टी ने और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने, तमाम लोगों ने जो किया है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं इसको लेकर कि फेसबुक केवल बीजेपी और आरएसएस चला रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप लोग मुझे लगता है राहुल जी से अगर आप कोई निश्चित रूप से बिना किसी टोका टोकी के बैठकर एक इंटरव्यू करेंगे अमिताभ जी, तब आपके ध्यान में आएगा कि उनकी अपनी कितनी मंशा, अपनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इन सब विषयों पर, और कितना उनको अगर लगता है कि ये एक पीआर कैंपेन बन सकता है, उस भांति इसको वो चलाते हैं। क्यों एक परिपक्व राजनेता का अभी तक उन्होंने कभी भी उदाहरण नहीं दिया है हमारे देश की राजनीति में। ये मुझे लगता है आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हमारा सौभाग्य है कि आज मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो हकीकत है एक नेता के न सिर्फ आकांक्षा की बल्कि एक नेता के की शख्सियत और उसकी अपनी काबिलियत की, उसका पर्दाफाश बहुत आसानी से हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता कर्फ्यू का भी उपहास उठाया था। वायनाड सांसद ने पीपीई पर भी बहुत सारी छीटाकशी की थी। तो कहीं ना कहीं जो परिपक्व नेतृत्व है नहीं, उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने से मुझे नहीं लगता समाज को या देश की राजनीति को कोई लाभ होगा। ये हम मान कर बैठे हैं
कि मोदी अगर सांस भी ले तो राहुल उसमें भी कोई दोष निकालेंगे। कितना मुश्किल होता है अगर 3 महीने के लॉकडाउन की बात करें तो हर रोज़ प्रधानमंत्री जी लगातार सक्रिय रहे, कई कमेटियां बनी, कई लोग, कई सारे मंत्री उसमें काम कर रहे थे, सारे अधिकारी काम कर रहे थे। कितना मुश्किल होता है जब प्रधानमंत्री चाहते हैं आप लोग आइडियाज़ लेकर आए, प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है आप जैसे मंत्रियों को उस हमसे पेस बेहतर में साथ चल आइडियाज पाना, उनके पास कितना उस पेस में उनके साथ आइडियाज़ लेकर आना, उनके उसी पेस में उनके साथ चलना। देखिए, मैं अमिताभ जी गुजरात से भी सांसद रही जब नरेंद्र भाई वहां से मुख्यमंत्री रहे, तो मुझे उनके काम करने का जो एक स्पीड है और उनकी जो अपेक्षा है वो हमेशा आउटपुट पे, आउटकम पे अपने लोगों को कहीं ना कहीं ड्राइव करने को बोलते हैं। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने अपना पर्चा भरा था राज्यसभा के सांसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, 2 घंटे में गुजरात की जितनी भी समस्याएं थी जो यूपीए की सरकार के सम्मुख हमें संसद में प्रस्तुत करनी थी, 2 घंटे में वो सारे कागजात मुझे पहुंचाए गए और मुझसे कहा गया आपको अध्ययन करना है, आगामी सेशन में आपको एक एक विषय वहां पर आगे रखना है। तो नरेंद्र भाई का अनुशासित जो तरीका है काम करने का, उनकी अपेक्षा यह है कि आपको अगर कोई पद मिलता है तो वो पद इसलिए नहीं मिलता है ताकि आप ठाठ से बैठ सके, बल्कि वो एक सेवा का माध्यम है और निरंतर आपको सेवा देनी है। और जब भी किसी को ऐसा लगता है कि हमें थकान हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास होता है कि जितना काम हम कर पाते हैं उससे डबल देश के प्रधानमंत्री समय दे पाते हैं, हमसे ज्यादा ऊर्जा के साथ। स्मृति, अब एक और बहस का बिंदु है जो पिछले 1-2 महीने से आपने देखा होगा, 1 महीने से चल रहा है लगातार, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। काफ़ी काफ़ी दर्दनाक एक सुसाइड जिसे कहा गया, दर्दनाक रहा। लगातार मांग हो रही है सीबीआई जांच की। आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, उस एक लड़का जो हिम्मत हार गया, या उसके पीछे कुछ कारण आपको भी नजर आता है? आप तो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं, रही हैं एक जमाने में। मैं उस सेम परिसर में काम करती थी जहां सुशांत करते थे। मेरे सामने ही वो टेलीविजन में आए और मेरे लिए अमिताभ जी आज बहुत बड़ी समस्या यह है कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर या फिर सब जुडिस मैटर पर टिप्पणी करना मेरे लिए मर्यादा का उल्लंघन करना होगा। मैं आज भी याद करती हूँ वो क्षण, मैं एक वीडियो कॉल पर थी जब उसकी मृत्यु की खबर आई और मुझे विश्वास नहीं हुआ, और जिस परिसर में मैं काम करती थी मैंने उन सबको फोन किया कि ये सच नहीं हो सकता। और मुझे याद है कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि आंखें भर आई थी, क्योंकि मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि सुशांत के साथ ये सब घटेगा। मुझे आज कष्ट होता है जब उनके परिवार पर टिप्पणी की जाती है, और मेरी तो आज एक सिर्फ ये अपील हो सकती है कि उस परिवार ने और विशेषतः उनके पिता ने अपने पुत्र को, अपने बेटे को खोया है, और पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बचें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्मा कम से कम सुशांत की विचलित नहीं होगी। मैं आशावादी हूँ कि न्याय पूरी तरीके से होगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हूँ कि बड़ी आ, बहुत मशक्कत के बाद एक स्थान पर आप पहुंचते हैं, और विशेष चुनौती तब होती है जब आप उस शहर से नहीं होते, आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत कम होता है। और आज चाहे वो सुशांत की मृत्यु हो अथवा कंगना का गुस्सा हो, कहीं ना कहीं मुझे समझ आता है, क्योंकि जब आप संघर्षों से जूझते हुए एक मुकाम तक पहुंचते हैं फिर भी आपको इस बात का एहसास रहता है कि मेरे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। आज सब खुशनसीब हैं कि कम्युनिकेशंस के इतने साधन हैं कि लोग अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकते हैं। मैंने क्योंकि वो दौर भी देखा है जब जो घटता था इंडस्ट्री में वो वहीं तक सीमित रह जाता था। और आज एक चर्चा का विशेष हिस्सा ये भी बना है कि पत्रकारों की अपनी एक भूमिका रही है। मैंने पत्रकारों को भी पिसते देखा है, मैंने एक्टर्स को भी पिसते देखा है, और मैं आज कहना चाहूंगी सुशांत के सभी फैंस को कि दिल बेचारा जिस प्रकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक इतिहास बना चुका है, वो सबसे बड़ी उसको श्रद्धांजलि है। लेकिन मेरी अपील है सबसे, चाहे वो एक्टर के सपने देखते हो या फिर जीवन में किसी भी और प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, जागृत
होने के लिए किसी की मौत का इंतजार हमें नहीं करना। मुझे लगता है सुशांत की एक मृत्यु के बाद मेंटल हेल्थ के बारे में जो एक चर्चा उभरी देश में, ये दुर्भाग्य है कि किसी एक नौजवान की मृत्यु के बाद वो चर्चा शुरू हुई, एक एक्सेप्टेबिलिटी बनी। लेकिन मुझे लगता है जागरूक होने के लिए इतना बड़ा एक वॉइड या फिर इतनी बड़ी कीमत हमें नहीं चुकानी चाहिए समाज के नाते। एक जिंदा दिल लड़का था, एक काफी पढ़ा लिखा लड़का था वो, और मेरे फिल्म लिए बहुत इंडस्ट्री में मुश्किल और है परिसर, अमिताभ जी। मैं आपने जानती थी कहा एक उसको, ही इसलिए परिसर में मेरे आपने लिए काम किया, कभी आमना सामना हो मेरे पाया लिए उस बच्चे से? हाँ, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं इस पे नहीं चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन हाँ, मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हुआ। आ, उसके साथ दो तीन लोग काम करते थे, और अमित साध जो अभी बहुत एक विख्यात एक्टर हैं ओटीटी पे, और मुझे याद है कि मैं घबरा के मैंने दो तीन लोगों को फोन किया, और उन्होंने कहा स्मृति तुम चली गई दिल्ली हम सब कुछ छोड़कर। और इस बात का मेरे लिए बहुत कठिन है ये सब चर्चा करना, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई इतनी उम्मीदें, इतने सपने, और इतनी भविष्य में इतनी अपार संभावनाएं हैं कि मेरी समझ से परे है क्या हुआ। इसलिए मैं आपको भी आशावादी हूँ कि पूर्णतः न्याय हो, एक निष्पक्ष जांच हो। ये शायद राष्ट्र के आत्मा को इसलिए झंझोड़ कर रख दिया है इस केस ने, क्योंकि एक साधारण परिवार का बच्चा है जिसने आध्यात्म की दृष्टि से उसके वीडियोस जो बाहर आते हैं, लोगों को वो पसंद आ रहा है, लेकिन अब वो है नहीं हमारे मध्य में। हाँ, हमने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? पढ़ाई में अच्छा था तो ऐसा नहीं था कि क्योंकि पढ़ाई में खराब था इसलिए एक्टर बना। परिपूर्ण था, परिपक्व था, तो मेरी आज भी ये समझ से परे है कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन मैं आहत होती हूँ जब उनके पिताजी पर कोई कटाक्ष करता है। मुझे लगता है कम से कम हमें उन चीजों से बचना चाहिए। मैंने एक दो आर्टिकल देखे हैं उसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा, मेरी अपनी संवैधानिक मर्यादा है। मैं आक्रोशित होती हूँ और सोचती हूँ कि लोग क्यों आज भी उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आउटसाइडर का टैग आपको भी झेलना पड़ा होगा। आपको लगता है फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है? मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कंटेंट पे। जब जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े स्टार या चमकते सितारे हों, आपकी स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ पे आपको मौका मिलता है या आपको सराहना मिलती है। वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हमारी इंडस्ट्री में, और मैंने क्योंकि फिल्मों में बहुत ही सीमित मेरा लोगों के साथ काम रहा है, परिचय बहुत लोगों के साथ रहा है, लेकिन एक जीवन का एक कटु सत्य ये भी है अमिताभ जी कि आप तभी स्वीकारे जाते हैं जब आप सफल होते हैं। और सफलता की पायदान तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष होता है, जो वो कर रहा है संघर्ष, उसको छोड़ के और कोई वो संघर्ष समझता नहीं है। आउटसाइडर की दृष्टि से मुझे इस बात का बिल्कुल भी रंज नहीं है कि मैं एक बड़े खानदान की औलाद नहीं थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी आक्रोश नहीं है कि मेरे स्ट्रगल में जिन लोगों ने उपहास उड़ाया या फिर जिन लोगों ने मुझे काम से दूर रखा, उनके प्रति मेरे दिल में बिल्कुल भी रंज नहीं। क्योंकि अगर वो कटुता दिल में होती तो आज प्रभु का इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता, आज मैं अमिति की दीदी नहीं होती। लेकिन कहीं स्मृति ना कहीं ये स्वीकारना पड़ेगा कि स्मृति जी, इसमें यही तो दो चीजें ही हैं जो चीज़ें, इंसान को तोड़ फिल्म देती हैं। फिल्म इंडस्ट्री हो या राजनीति हो, आपने दोनों जगह बहुत मेहनत करके पहचान बनाई है। कम से कम राजनीति का तो मैंने देखा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री का भी मैं महसूस कर सकता हूँ कितनी मेहनत लगी होगी आपको। फिल्म इंडस्ट्री में सुबह 9 बजे से लेके अमिताभ जी अगली सुबह 6 बजे तक का काम करने का इतिहास रहा है निरंतर मेरा। मैंने हमेशा, मेरे पास ना कोई बड़ा घर है, ना मेरे पिताजी का बड़ा नाम है, लेकिन आई कैन ऑलवेज आउटवर्क यू। वो उसमें कोई आप मुकाबला 10 नहीं है, घंटे लेकिन काम लेकिन करेंगे तो मैं एक चीज 20 और है। घंटे काम फिल्म इंडस्ट्री तो अभी दो टुकड़ों में बटी नजर आ रही है। एक तो कंगना लगातार बोल रही है आउटसाइडर इनसाइडर की बात, कई लोग उस पक्ष या विपक्ष बोल ही नहीं रहे हैं।
जैसे सांप सूंघ गया हो कई लोगों को, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग। देखिए देखिए वो एक आपको सत्य स्वीकारना पड़ेगा कि वो बिजनेस है। हम क्यों इस बात के भ्रम में बैठे हैं कि वो कोई परिवार है, एक बिजनेस है। कई लोग इस बात की इच्छा रखते हैं कि ये सब जब ठंडा पड़ जाएगा मामला, तो उनको नौकरियों की जरूरत होगी, उन्हें उन्हीं रिश्तों की जरूरत होगी जिनको आज राष्ट्रीय स्तर पर फटकार लग रही है। तो कहीं ना कहीं एक कड़वा सत्य बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को भी एहसास हो रहा है। मुझे लगता है एक प्रकार की वर्किंग थी इंडस्ट्री में, जिसको आज जनता स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि सच बाहर आ रहा है। ये छिपा हुआ सच था जिसके बारे में पहले कभी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन लोगों ने इस कठिनाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कठिनाई से वो उभरे, तो चाहे वो शेखर कपूर हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने कभी इसके ऊपर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। इन लोगों ने अपना संघर्ष बिल्कुल किया और अपने बिल्कुल। टैलेंट के दम पर इन लोगों ने अपने आप को राष्ट्र में स्थापित किया। स्मृति, अभी अभी कल की ही घटना है, टर्की पहुंच गए थे आमिर खान और वहां पहुंचकर जिनसे मुलाकात की उसको लेकर काफ़ी देश भर में विवाद हुआ है। मैं ये नहीं पूछूंगा कौन क्या है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हैं तो आप जहां जा रहे हैं कम से कम आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि पूरा देश आपको देख रहा है। देखिए, चाहे वो सीए हो, चाहे टर्की का ही विषय हो, इससे पहले भी के संदर्भ में गुजरात के आज टेक्नोलॉजी ने हर एक नागरिक को ये अधिकार भी दिया है और उस नागरिक को ये सलीका भी आता है कि वो हर विषय को टटोले, उस पर प्रश्न करे। और अगर हम ये खुशफहमी पाल रहे हैं कि जी हम चले गए उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मुझे लगता है लोग हिंदुस्तान की फितरत को समझ नहीं रहे हैं। हमारा देश अगर सुशांत की मृत्यु बाद दिल बेचारा को एक ऐतिहासिक सफलता दिलवा सकता है, तो हमारा देश ये कहता है कि आप देश से ज्यादा प्रिय नहीं है। तो ये आक्रोश मैं समझती हूँ और मुझे लगता है कि एक बदलते देश और एक बदलती आवाज को जो ना सुना कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं को चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचने का मतलब कि कहीं ना कहीं वही अपना एक फैन बेस को डिक्रीज होते देखेंगे। लेकिन अमिताभ जी, ये भी कहना ठीक रहेगा कि अगर आप कुछ करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, तो निश्चित आप दोगलापन ना करके, पब्लिक है सब जानती है। स्मृति, मैं आपको बहुत फ्लैशबैक में ले गया और काफ़ी पुरानी बातें कर ली। अब एक दो सवाल मैं आगे आने वाले दिनों की कर लेता हूं। अब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत का कॉल प्रधानमंत्री ने दिया है। कितना मुश्किल होगा गांव देहात तक जाकर वहां की जी, इंडस्ट्री को, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनकी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करना। आपको लगता है ये आसान काम होगा? पूरा स्मृति, तो निश्चित रूप से स्मृति, होगा। और मुझे लगता है राष्ट्र एकजुट हुआ है संकल्प के पीछे, क्योंकि जब हम क्या आत्मनिर्भरता की बात, तब ये नहीं इसमें हम, जी जी अमिताभ जी, नहीं, मैं ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कॉल दिया हुआ है और जी गांव तक इसीलिए उद्योगों को ले जाना है। इसीलिए दो तीन विषय कुटीर उद्योग की जब आप बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण अंचल में विशेषता एग्रीकल्चरल रिफॉर्म आया है, मुझे लगता है उसको राष्ट्र के इतिहास में
ग्रामीण अंचल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का सबसे ठोस कदम माना जाएगा। साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज उसमें विशेषतः एमएसएमई सेगमेंट के लिए बेहतरीन का पूरा का जो कार्यक्रम है वो कुटीर उद्योग जो ग्रामीण अंचल में काम कराने गए लोग वो अपने पैकेजिंग की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से विश्व स्तर के साथ कंपेटिटिव बना रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा उसका सहयोग होगा। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो एक उन्होंने निवेदन रखा है, एक आह्वान किया है, मात्र शब्दों तक अपने आप को सीमित नहीं किया है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है या एमएसएमई मिनिस्ट्री है, इन सबके साथ समन्वय से ही कार्य वर्तमान में चल रहा है। और चीनी सामान का जो बहिष्कार, चीनी सामान के बहिष्कार की जो बात हो रही है, मैं इतना ही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है आत्मनिर्भर बने, आइसोलेशनिस्ट हम ना हो, लेकिन जो उनके 15 अगस्त के भाषण को अगर आप बारीकी से सुने तो उन्होंने कहा न सिर्फ अपने लिए आत्मनिर्भर हो बल्कि क्वालिटी का सामान ऐसा बनाए कि आप जगत भर में कि हिंदुस्तान में बना, ये जैसे पीपीई सूट्स का एक उदाहरण है कि आज जो पीपीई सूट्स हम लोग विश्व भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेवल 4 का पीपीई सूट है। बाकी देशों से कम कॉस्ट पर हम लोग उसको दे सकते हैं। तो ना सिर्फ हम लोग कॉस्ट कंपेटिटिव है लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से भी हम लोग कंपेटिटिव हो गए हैं वर्ल्ड स्केल पे। इसी आधार से जितने भी उत्पाद हैं उस पे हमें इसी जद्दोजहद के साथ काम करना होगा। गलवान में अभी भी चीन से आमना सामना है, हमारी सेनाएं पीछे नहीं हट रही हैं, लेकिन फिर से वही कहूँगा, भारत की सेनाएं, हमारे शहीदों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन फिर से मैं कहूँगा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि अब उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जो खुद अपने राष्ट्र के हित का कहीं ना कहीं तिरस्कार करके एक एमओयू साइन कर ले चाइना के साथ ताकि उनके खानदान के एनजीओ को पैसा मिल जाए, उसके मुंह से राष्ट्र हित और चीजें मुझे लगता है बहुत शोभा नहीं देती। ये एक ऐसा परिवार है, जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा, उनके हाथ में 60 साल तक एक झुंझुना था जिससे वो भारत की तकदीर और हिंदुस्तान की जनता के बारे में जो जी माए वो करते थे। ये एक नया हिंदुस्तान है और ये नया हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा वो निर्धारित राहुल गांधी नहीं करेंगे। यानी कि हम उम्मीद करें कि जो अर्थव्यवस्था चरमराई लॉकडाउन के चलते, जो उद्योग धंधे बंद हुए हमारे लॉकडाउन के चलते, जो आम आदमी का एक जो छोटा मोटा रोजगार होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ा, ये सब चीजें हम कितने दिन उम्मीद करें उसमें? तो आप तो लगातार स्तर पे देखिए, कब पटरी पे आ जाएगी जिंदगी? 31 दिसंबर 2019 को जब आप सब ने IBN 7 के माध्यम से नए साल का शुभारंभ, तब किसी ने भी आपके किसी भी चैनल के प्लेटफॉर्म पर ये कहा था कि 2020 एक वैश्विक महामारी को इस प्रकार से ले आएगा कि विश्व भर की इकोनॉमी तहस नहस हो जाए? तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक अथवा हेल्थ रिलेटेड भविष्यवाणी करने की बजाय हम आपको इसी बात के लिए आश्वस्त करते हैं। नवंबर के महीने तक राष्ट्र में पहली बार से 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है ताकि वो इस चुनौती को पार कर सके। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के तहत जो अपने गांव लौटे हैं उनको मनरेगा के तहत काम मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप से बंदी जो बहनें हैं उनको पहले 10 लाख तक की क्रेडिट एक्सेस मिलती थी, व्यवस्था की गई है ताकि उनको क्रेडिट मिल सके, उनको समर्थन मिल सके। ये सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है कि चुनौती चाहे कोई भी आए, वैश्विक स्तर की या आपके ग्रामीण अंचल में कोई चुनौती आए, नरेंद्र मोदी की सरकार प्रतिबद्ध है कि उस चुनौती को झेलने के लिए, जूझने के लिए आप अकेले नहीं रहेंगे। जिनको भी थोड़ा सा भी इस विषय में संदेह है वो कल्पना करे कि आज अगर गांधी खानदान दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होता तो देश का क्या हश्र होता। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार की एक मंत्री होने के नाते मात्र यही आश्वासन दे सकती हूँ कि आप किसी भी चुनौती में अकेले अपने आप को नहीं पाएंगे। आपकी सरकार आपके साथ मिलकर हर चुनौती को समाधान तक ले जाएगी। लेकिन यही तो कहते हैं, राजस्थान में अगर गड़बड़ हुई, सचिन पायलट का विद्रोह हुआ, तो कहते हैं कि बीजेपी का हाथ है उसके पीछे, अमित शाह का हाथ है। देखिए, ये परिवार ऐसा है
जिसका अपना घर बिखरता है तो भी वो किसी और को दोष देते हैं और अपना घर संवारते हैं जो अपनी ही कुनीतियों की वजह से बिखरा है, तो कहते हैं कि मेरी ताजपोशी हो, क्योंकि देखिए मैंने अपना ही घर संवारा है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, जहां पर राजनीतिक परिपक्वता की कमी, वहां पर ज्यादा मेरा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन स्मृति, कई कांग्रेस के जो हमले हैं लगातार, राहुल गांधी हर रोज एक ट्वीट कर देते हैं, हर रोज एक ट्वीट ऐसा होता है जो सरकार पर निशाना होता है, हर रोज एक ऐसा ट्वीट होता है जो प्रधानमंत्री पर निशाना होता है, और बार बार ये कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, सुबह की बात राहुल गांधी के ट्वीट से ही शुरू होती है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी मोदी जी को इतना स्मरण करते हैं, क्योंकि लोग कहा करते हैं अक्सर अक्सर कि जब दुश्मन याद करे ज्यादा तो उम्र बढ़ती है इंसान की। मैं कहूंगी कि राहुल गांधी पर अमेठी की जनता, जो सो कॉल्ड गांधी परिवार का गढ़ था, जब उस जनता को विश्वास नहीं रहा, वो एक संकेत है कि राष्ट्र की जनता को भी ना उनसे कोई उम्मीद है, ना उन पर कोई विश्वास है। स्मृति, अब एक दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। अब लॉकडाउन के चलते आप तो अमेठी जा नहीं पा रही होंगी, लेकिन यहाँ से आप काफ़ी लोगों की मदद कर रही है, हम लोग आपके सोशल मीडिया और ट्विटर पर हम लोग देख रहे हैं। क्या वहाँ की जनता आपको बोल नहीं रही कि अब तो आ जाओ? देखिए, मैं जानती हूँ कि जब बहनें बेटियां घर जाती हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। हम जानते हैं कि योगी सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ मर्यादाएं सुनिश्चित की हैं ताकि क्राउडिंग ना हो, लेकिन इस दरमियान ताकि हम लोग अपने यहाँ पे नंबर्स को नियंत्रित कर सकें, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों तक निजी संपर्क किया। 70,000 लोगों को प्रदेश सरकार और विशेषतः रेल विभाग के साथ समन्वय से हम लोग अपने अपने गांव लौटा सके। और अमिताभ जी, हर दिन का मेरा क्रमशः एक प्रयास रहता है। मैंने अमेठी में शुरुआत की है ई चौपाल की। हर दिन चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों के साथ और जिला प्रशासन के साथ, चाहे वो बिजली का खंभा क्यों ना टूटा हो, अथवा तार कहीं पड़ी गई हो, अथवा किसी को पेंशन की दरकार हो, हम लोग इन प्रयासों में जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार के सहयोग से निरंतर वहां पर काम हम लोग जारी रख रहे हैं। स्मृति जुबिन ईरानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वक्त दिया आपने और हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 8 इंडिया चौपाल पर आने के लिए।